स्टूडेंट, हम होप्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे होप्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो होप्स के द्वारा अपने पुस्तक लेवियाथन में वर्णित है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। उसे विशेष पॉइंट्स के अंदर हमने बांटा है। तो वो प्रमुख पॉइंट है। पहला, मानव स्वभाव का स्वरूप। होप्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध और उसके सम्मुख मानव स्वभाव का जो पक्ष उसने देखा अपने जीवन में, वह मनुष्य को कैसा बताता है? वो स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट और विवेकहीन आत्म केंद्रित मानता है। होप्स के अनुसार पूरा विश्व है वो एक मशीन की तरह है और उसका निर्माण जैसे मशीन के अंदर बहुत से छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, तो मनुष्य भी उन्हें पूरे विश्व की मशीन में एक पुर्जा है। होप्स ने अपने समय जो गृह युद्ध देखा उसी के हिसाब से मानव व्यवहार का चित्रण कर दिया। उसने मानव चित्रण को भय, साहस, क्रोध आदि के रूप में वर्णित किया है। होप्स के अनुसार मनुष्य का जो लक्ष्य है वो है योग्यता को पाना और संघर्ष की प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जो अपने कोई चीज़ को पाना चाहेंगे तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और दूसरा भी अगर उसी चीज़ को पाना चाहता है तो प्रतिस्पर्धा भी हो जाएगी। एक दूसरे को हराना और नष्ट करना चाहता है। मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते, लाभ के लिए, अविश्वास के चलते, रक्षा के लिए संघर्ष हमेशा चलता रहता है। मनुष्य में संघर्ष के होप्स ने 3 कारण बताए हैं। पहला भय, दूसरा कीर्ति और तीसरा प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा, भय और कीर्ति को लेकर मनुष्य में हमेशा संघर्ष है। जब 2 व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता होती है। और जब एक व्यक्ति एक आकांक्षा में व्यवस्थित रहता है और दूसरे की शक्ति उससे अधिक न बढ़ जाए, तो जब हम एक ही चीज़ को पाना चाहते हैं तो एक डर भी बैठेगा कहीं उसको ना मिल जाए, तो भय की स्थिति भी आएगी। मनुष्य में यह इच्छा भी स्वाभाविक है कि अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करें, उसे अपने से बड़ा और ऊंचा समझें। सब व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संबंध है वो अविश्वास और कीर्ति की कामना से निर्धारित है। मनुष्य चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, उसको ऊंचा समझें, तो उसकी कीर्ति चारों तरफ हो। यद्यपि मनुष्य शांति चाहता है लेकिन सदैव दूसरों से भय रहता है उसको। तो ये मानव स्वभाव के प्रमुख कारक हैं। उसमें अशांति के कारण है भय, कीर्ति और प्रतिस्पर्धा। अब है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था होप्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को बताता है। प्राकृतिक अवस्था का उसका मतलब है राज्य बनने से पहले जो प्राकृतिक दशा थी। अब मानव स्वभाव का बता दिया उसने भी, वो स्वार्थी है, अहंकारी, अच्छा नहीं है, मतलब नीच है। तो उससे जैसा मानव स्वभाव है वैसे ही प्राकृतिक अवस्था होगी। जब मनुष्य अच्छा नहीं है तो आसपास का माहौल कैसे अच्छा होगा। तो होप्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी है? हमेशा युद्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं है, युद्ध ही है। राज्य से पहले मनुष्य के किसी सामाजिक जीवन की कल्पना होप्स ने नहीं की। सामाजिक नैतिकता दूर दूर तक नहीं है। मनुष्य पशु के समान है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति थी। ये उसकी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण आ जाता है, जिसमें हर चीज़ के लिए संघर्ष है। और तीसरा है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। होप्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों से मतलब है अपने जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है। वो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए
किसी को लूटने, पीटने, जान से मार डालने की स्वतंत्रता भी देता है। उसकी इस स्वतंत्रता को हेक्सले ने शेर का अधिकार। तो अब ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न बन जाएगा। शेर का अधिकार क्या है? जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार है, वो शेर की रक्षा का अधिकार है। और ये शब्द किसने यूज किया है? ये शब्द यूज किया है T.H. हेक्सले ने। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति को एक सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार, वो अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। होब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में विभिन्न प्रकार के कानून भी बताए हैं। उनको अगर हम गिने तो कुल मिला के 19 कानून होंगे, लेकिन जिसमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है, प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे। दूसरा है, प्राकृतिक अधिकारों का कानून ये है कि सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग कर दे, जिसके लिए ये आवश्यक है कि सार्वजनिक और पारस्परिक हो और सब मनुष्य एक साथ अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। तीसरा है, मनुष्य को अपने वचन का पालन करना चाहिए। सभी एक साथ त्याग करें और फिर उसके बाद जो भी उन्होंने राजा के साथ वचन दिया है उसका पालन करें। उसके बाद है समझौते के कारण। प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं है, मनुष्य अच्छा नहीं है, प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं है, संघर्ष की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मनुष्य को समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो राज्य की उत्पत्ति का कारण है प्राकृतिक अवस्था की अशांति, हिंसा, युद्ध का वातावरण। और प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो हैं, लेकिन उन कानूनों को लागू कराने वाला, क्रियान्वित करने वाले कोई संप्रभु संस्था नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन करवाने वाली कोई संस्था नहीं है, इसीलिए राज्य की आवश्यकता भी है। अब है सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था और अराजकता से छुटकारा पाने के उद्देश्य के लिए होब्स एक समझौता, संविदा, अनुबंध की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय में शपथ लेता है। कोटेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये याद कर लेना। कोटेशन इस हिसाब से याद हो कि आपके सामने आए तो आते ही आपके दिमाग में होप्स आना चाहिए। मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ और समय में अपने पर शासन करने के अधिकार का त्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और सब शासन का अधिकार छोड़ देगा। इसका मतलब समझौता समस्त लोगों को मिलके हुआ है आपस में, और सभी सामूहिक रूप से समझौता करते हैं और अपने सारे अधिकार हैं वो राजा को, मतलब जो भी व्यक्ति समझौता कर रहे हैं उसको सौंप रहे हैं। तो अब उसने उसके लिए लेवियाथन शब्द का प्रयोग किया है। राज्य का स्वरूप। इस प्रकार जो समझौते के द्वारा होब्स दमनात्मक शक्ति का अंत करके राज्य की स्थापना करता है, तो यह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है और एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग कर निरंकुश संप्रभु का शासन स्वीकार करता है। राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है कि वो उसके बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करेगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब सब मनुष्य राजा की आज्ञा का पालन करें और उसका आश्वासन दें। तो हमने होब्स के समझौता देख लिया। तो उसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह सामाजिक है, शासकीय नहीं, क्योंकि लोगों के बीच जो है जनता राजा के साथ नहीं। शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष में सम्मिलित नहीं है। वह जो कुछ करती है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वह निरंकुश है। अनुबंध की रचना हुई है, वे अनुबंध के अंग मान लिए गए हैं। ये समझौते की कुछ खास विशेषताएं हैं। अब सामाजिक समझौते की हम आलोचना देख लें तो मानव स्वभाव का जो चित्रण है वो एकांकी है। मनुष्य हमेशा दुष्ट और बुरा नहीं है, उसमें सहयोग, परोपकार, सहानुभूति जैसे गुण भी हैं, और प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी दोषपूर्ण है।
इतिहास में ऐसा आज तक कहीं वर्णित नहीं है कि हमेशा युद्ध का ही वर्णन हो। प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है। जब मनुष्य इतना बुरा था तो उसको प्राकृतिक अधिकारों की समझ कैसे है।